नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी मित्रता पाठ जयशंकर प्रसाद गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों को साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। और प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1। लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए या कैसे लोगों को साथ करना बुरी है। क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। अपरिमार्जित, बिना शुद्ध की हुई प्रवृत्ति, मन का झुकाव, अपरिपक्व, अविकसित, जो परिपक्व नहीं है। उत्तर अ। प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है अथवा निम्नवत लिखें। पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्राय अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्मानीय बन सकते हैं और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। इसका कारण यह है कि वह अपनी बात जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे। परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना इन दृढ़ संकल्प शक्ति वालों लोगों से भी अधिक बुरा है, जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हों। ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्तियां बिगड़ सकती हैं। तात्पर्य यह है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 1। लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 1। ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती हो। नंबर 2। ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें। क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक जीवन में
प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते अथवा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। प्रस्तुत गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स, क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर उसे मित्रता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य रूप में व्यक्ति मैत्री के समय क्या नहीं देखता है। चटपट, शीघ्र, मित्र, दोस्त, उद्देश्य, लक्ष्य, विश्वास पात्र, विश्वास करने योग्य। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस व्यक्ति के अंदर वह सभी गुण विद्यमान है जिनकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है तो उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पंग पंग पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा सचेत धन मिल गया है। स, क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि साधारणतः व्यक्ति अन्य व्यक्ति के वाह व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति की अंततः व्यक्तित्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः लोग किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसके बातचीत करने का तरीका, उसकी चालाकी, उसकी निर्भीकता आदि गुणों को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य रूप में व्यक्ति मैत्री के समय यह नहीं देखता कि मित्रता का उद्देश्य क्या है तथा जीवन में उसका क्या मूल्य है। प्रश्न नंबर 3, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए या उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने सच्ची मित्रता के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी है या लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सच्ची मित्र किसे कह सकते हैं या मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स, औसत, दवाई, सचेत, सावधान, हतोत्साहित, निराश, निपुणता, चतुरता, परख, पहचानने की कला। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर आपके जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हमसे सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विश्वसनीय मित्र हमें गरिमा से जीवन यापन करने में प्रत्येक संभवतः सहायता प्रदान करेगा, जिससे हम सुविधा एवं सम्मानपूर्वक जी सकें। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी ने अच्छे और विश्वास पात्र मित्र के महत्व को प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे मित्र में गुण दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। लेखक ने विश्वास पात्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने सच्ची मित्रता की निम्नलिखित 3 उपमाएं तुलना दी है। नंबर 1, जीवन के लिए एक औसत के समान होती है। नंबर 2, निपुणता और परख में उत्तम वैद्य के समान होती है। नंबर 3, स्नेह और धैर्य में माता के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हम में सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। प्रश्न नंबर 4, बाल मित्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को वेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ? कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है।
प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, बचपन की मित्रता कैसी होती है, इसमें बातों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3, सहपाठी की मित्रता से क्या आश्चर्य स्पष्ट होता है। मग्न, लीन, अनुरखी, प्रेम, उद्गार, मन के भाव। उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि बाल मैत्री जहां असीम आनंद को प्रदान करने वाली होती है, वहीं ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी उसमें शीघ्र ही आ जाता है। बालक का स्वभाव होता है कि यदि कोई उसके मन की बात कह दे तो वह उससे अपार स्नेह करता है, और यदि कोई उसके मन के प्रतिकूल आचरण कर दे तो उसका मन छोटी छोटी बातों को लेकर खिन्न हो जाता है। लेकिन यह खिन्नता क्षणिक होती है। बालकों की मित्रता में जैसी मधुरता एवं प्रेम होता है, उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास देखने को मिलता है, वह भी परमानंद प्रदान करने वाला होता है। अपने भविष्य के लिए उनके मन में जो अनेकानेक कल्पनाएं होती हैं, उसके कारण उन्हें वर्तमान आनंददायक दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने बाल मैत्री एवं बाल स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए इस पर आधारित मित्रता का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि बचपन आनंददायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बचपन की मित्रता बड़ी विचित्र होती है। इसमें मन को असहदी करने वाला आनंद होता है, इच्छा और खिन्नता का भाव होता है, मधुरता एवं प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है तथा भविष्य के प्रति मन में अनेकानेक कल्पनाएं होती हैं। बचपन में बातें बहुत जल्दी लगती हैं और बालक तनिका सी बात पर रुष्ट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में मान भी जाते हैं। यह रूठना और मान जाना अत्यधिक शीघ्र होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सहपाठी की मित्रता एक निश्चल, निष्कपट तथा चंचलतापूर्ण उड़नता से युक्त प्रेमपूर्ण संबंध को प्रकट करती है। यह उक्ति बहुत ही सामान्य सी प्रतीत होती है, किंतु इस उक्ति में हृदय में हलचल मचा देने वाले अनेक भाव निहित हैं। प्रश्न नंबर 5, सहपाठी की मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, युवा पुरुष और बालक की मित्रता में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मित्रता में कल्पित आदर्श सहायक होते हैं। उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। आचार्य शुक्ल का कथन है कि बचपन में जब बच्चे एक साथ विद्यालयों में पढ़ते हैं और आपस में मित्र बनते हैं तब की मित्रता में, और जब वह युवा अवस्था में पहुंचते हैं तब उनकी मित्रता का स्वरूप बदल जाता है। अब उनकी मित्रता में अधिक दृढ़ता, शक्ति और गंभीरता होती है। बात बात पर रूठने व मनाने की स्थिति नहीं रह जाती। युवा अवस्था में उम्र के अनुसार जो अनुभव एवं चिंतन की प्रवृत्ति विकसित होती है, उससे व्यक्तित्व के साथ मैत्रीभाव में भी दृढ़ता आती है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि मानव जीवन अनेकानेक कष्ट संकटों से घिरा होता है। इसमें कल्पित आदर्श के आधार पर मित्रता नहीं की जाती, अपितु यथार्थ के आधार पर मित्र बनाए जाते हैं और बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं, क्योंकि कल्पित आदर्श के आधार पर
बनाए गए मित्र स्थायी नहीं हो सकते और जीवन की संकटापन्न परिस्थितियों में वे हमारे लिए सहायक भी नहीं होते तथा मित्रता की मधुर कल्पनाएं व्यर्थ सिद्ध होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने बाल्यावस्था और युवा अवस्था की मित्रता एवं उस समय के मित्रों के मध्य तुलना की है तथा यह स्पष्ट किया है कि मित्रता में कोरी मधुर कल्पनाओं से नहीं वरन व्यवहारिकता से काम लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। युवा पुरुषों की मित्रता स्थायी शांति प्रियता और गंभीरता से युक्त होती है जबकि बालकों की मित्रता इनसे मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3। मित्रता में कल्पित आदर्श सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में तो सहायक हो सकते हैं लेकिन विषम परिस्थितियों में कदापि सहायक नहीं होते। प्रश्न नंबर 6। सुंदर प्रतिमा, मनभावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर उससे हम स्नेह न कर सकें। उससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हमें पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। और प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2। मित्र कैसा होना चाहिए या लेखक ने अपने मित्र की क्या विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4। मित्रों के बीच परस्पर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। समानतः क्या देखकर मित्रता की जाती है। पथ प्रदर्शक, मार्ग दिखाने वाला, प्रीतिपात्र जो प्रेम के योग्य हो, सहानुभूति दूसरे के सुख दुख के समान अनुभूति। उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं माना जा सकता जो हमारे गुण की तो प्रशंसा करता है लेकिन मन में हमसे प्रेम न रखता हो। ऐसे व्यक्ति को भी मित्र नहीं माना जा सकता जो समय समय पर अपने छोटे बड़े काम निकालकर स्वार्थ तो सिद्ध कर लेता है लेकिन अंदर ही अंदर अपने हृदय में हमसे घृणा करता हो। निष्कर्म रूप से कहा जा सकता है कि मित्रता के आधार प्रेम स्नेह होना चाहिए। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी का कहना है कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए। सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। हमारी और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वह हमारे हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना। तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिसके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वह मित्र नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 1। शुक्ल जी का कहना है कि समानतः व्यक्ति के वह व्यक्तित्व को देखकर उससे मित्रता कर ली जाती है जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए जिसकी लोग प्राय अनदेखी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मित्र उचित मार्ग को दिखाने वाला, पूर्ण रूपेण विश्वसनीय, स्नेह के योग्य तथा भाई के समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों को तो प्रशंसक हो लेकिन हमसे अत्यधिक स्नेह न रखता हो। क्वेश्चन नंबर 4। मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए और सहानुभूति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे। क्वेश्चन नंबर 5।
साधारणतः किसी को सुंदर चेहरा, रंग रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव से खुलापन आदि देखकर हम किसी से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मित्र जीवन में प्राय काम नहीं आते। प्रश्न नंबर 7। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्राकृतिक और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगढ़ स्नेह था। उद्गार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। और प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 2। राम, लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। वांछनीय, इच्छिता, उग्र, भयानक, उद्धत, उत्तेजित, उच्चाशय, ऊंचे विचारों वाला। उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम, लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। स क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि मित्रता के लिए समान स्वभाव एवं रुचि का होना ही आवश्यक नहीं है। इस बात को उन्होंने दृष्टांत पूर्वक सिद्ध भी किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले मित्र भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेहिक संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिनसे उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। प्रश्न नंबर 8। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य फफूलती चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि को, धीर उत्साहित का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं? उदाहरण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? फफूलती चित्त, प्रसन्नचित्त हृदय, निर्बल कमजोर, बलि ताकतवर, चंद्रगुप्त प्राचीन काल के मगध देश का शासक, चाणक्य चंद्रगुप्त का विद्वान मंत्री तथा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक। उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और
उनकी रुचियां समान हों, वरना भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नर्म व गंभीर व्यक्ति उत्साहित व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। इसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है, उसे मित्र रूप में ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसमें वह गुण हो। चिंताग्रस्त व्यक्ति फफूंद चित्त वाले व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिससे कि वह भी कुछ समय के लिए तो चिंता मुक्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आश्चर्य यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं, उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उनकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, समाज में विभिन्नता देखकर ही व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले अभिप्राय गुणों का अभाव उसे उस गुण से युक्त व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 9, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्य और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मित्र किस प्रकार के होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निज की, अपनी, सामर्थ, शक्ति, पल्ला पकड़ा था, सहारा लिया था। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश न हो, वरना उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों वाला होता है। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहिए जिसमें हमसे बहुत अधिक साहस एवं आत्मबल विद्यमान हो। तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी का कहना है कि हमें अपने मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो समाज में आदरणीय और मान्य हो, हृदय से निर्विकार हो, मृदुभाषी एवं सत्यनिष्ठ हो तथा सभ्य एवं परिश्रमी हो। इन गुणों से युक्त मित्र पर ही स्वयं को छोड़ा जा सकता है, अर्थात उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार के मित्रों को ही वास्तविक मित्र माना जा सकता है, जिनसे कभी भी किसी प्रकार के धोखे या कपट की आशंका नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, मित्र के कर्तव्य हैं उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, शुद्ध हृदय के हों, मृदुभाषी हों, परिश्रमी हों, सभ्य हों
और सत्यवादी हों। ऐसे ही मित्रों को वास्तविक मित्र माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मन बढ़ाना, उत्साहित करना। जामवंत ने हनुमान का मन इस प्रकार बढ़ाया कि वह समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए तैयार हो गए। पल्ला पकड़ना, सहारा लेना। सुग्रीव ने बाली से मुक्ति पाने के लिए ही राम का पल्ला पकड़ा था। प्रश्न नंबर 10, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त हो, जिनका हृदय निचारसों और कुत्सित विचारों से कलुषित हैं। ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स, क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या प्रेरणा दी है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से लोग फूल पत्तियों के सौंदर्य को झरनों में संगीत का सागर तरंगों में रहस्यों का आभास नहीं कर पाते। कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों को क्या प्राप्त नहीं होता। इंद्रिय विषयों, भोग विलासों, निचासयों, नीचे विचारों, कुत्सित, बुरे, क्लुषित, काले अथवा मैले, नासो नमुख, नाश की ओर प्रवृत्ति, पतित होते, गिरते हुए। उत्तर ब, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी का कहना है कि जो आचरणहीन और हृदयहीन व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते, जिनके लिए फूलों की सुंदरता और झरनों की कलकल ध्वनि का कोई महत्व नहीं, जिन्हें सागर में उठती लहरों के गंभीर रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग मित्र बनाने योग्य नहीं होते। जो लोग परिश्रम करने में आनंद का अनुभव नहीं करते, जिनके हृदय में प्रेम भाव नहीं होती, जिनका मन सदा अशांत रहता है, ऐसे लोग भी मित्रता के योग्य नहीं होते। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी का कहना है कि जो लोग केवल इंद्रिय सुख की इच्छा रखते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिनका हृदय गंदे और घृणित भाव से भरा हुआ है, ऐसे लोग गंदे और निम्न कोटि के विचारों के कारण सतत विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं और अनंत अज्ञात के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का दिन प्रतिदिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को दया ही आती है। ऐसे पतन की ओर अग्रसर लोगों से कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। स, क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने बुरी संगति से बचने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं को पतित होते ही हैं, दूसरों के भी पतन का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस व्यक्तियों के मन मस्तिष्क भोग विलास में लिप्त हैं, जिनका हृदय निम्न स्तरीय विचारों से भरा हुआ है, ऐसे ही व्यक्तियों को फूल पत्तियों में सौंदर्य का, झरनों में सुमधुर संगीत का और सागर लहरों के रहस्यों का आभास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्सित विचारों वाले व्यक्तियों को सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं मिलता, सच्चे स्नेह और सुख नहीं मिलता और कोमल हृदय की शांति प्राप्त नहीं होती। प्रश्न नंबर 11, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्गति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति
यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवंती के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाएं। क्वेश्चन नंबर 4, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? कुसंग, बुरा साथ, सद्गति, अच्छा आचरण, क्षय, नाश, अवंती, पतन, बाहु, भुजा। उत्तर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बांधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता वरन प्राय उसे गिरा देता है। उसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इससे विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। क्वेश्चन नंबर 1, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवंती के गड्ढे में प्रतिदिन गिरती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि कुसंगति मनुष्य के पतन और सत्य संगति उसके उत्थान का कारण होती है, इसलिए व्यक्ति को बुरी संगति से बचकर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी संगति सहारा देने वाली वाह के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। प्रश्न नंबर 12, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहर गीत जिनकी जल्द ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस बात को प्राय सभी लोग जानते समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, किन लोगों के क्षण मात्र के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और क्यों? घड़ी भर, थोड़ी देर, भ्रष्ट होना, पतन होना, चित्त, मन, अटल भाव, न हटने वाली भावना, भद्दे व फुहर, वेदना और अश्लील जिनमें कला और रुचि आदि का अभाव हो। उत्तर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने बुरी संगति को व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहा है कि समाज में अनेकानेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है।
ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ही ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति के तो सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसी बातों से व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उसके हृदय की पवित्रता अर्थात मन के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी का कहना है कि बुरी आदतें या भावना व्यक्ति के मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से विराजमान रहती है और बहुत समय तक स्थिर रूप में जमी रहती है। अपनी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि इस बात का तो सामान्य लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि वेडने और अश्लील गीत जितने शीघ्र व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अपनी पेट पहुँच बनाते हैं उतनी शीघ्र कोई अच्छी या लाभदायक बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, भद्दे व अश्लील गीत जितने शीघ्र याद हो जाते हैं उतनी शीघ्र कोई अच्छी बात याद नहीं होती। इस बात को प्राय सभी लोग जानते समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुरे लोगों की क्षण मात्र की संगति से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि बहुत कम समय में ही वे इतनी बुरी बातें कह डालते हैं जिनसे मन की पवित्रता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 13, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अध्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुष्ठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है? क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी ने बुरी संगति को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और कलंकित हो गया तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उसे घृणा भी नहीं करता और न बुरा कहने से चिढ़ता ही है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी का कहना है कि कुसंगति में पड़े हुए व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और उसे भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती। उसे बुराई ही भलाई दिखने लगती है और वह इतना गिर जाता है कि बुराई की पूजा भक्त की तरह करने लगता है। इसलिए यदि अपने हृदय और आचरण को निष्कलंक और उज्ज्वल बनाए रखना है तो बुरी संगति की छूत से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक के बाद एक कितनी कुसंगतियों में पड़ता चला जा रहा है क्योंकि वह इन कुसंगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसकी इनसे घृणा समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे अपने भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाती। अत्यंत वह बुराई में ही आखंड डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विवेक कुंठित हो जाने पर मनुष्य को भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती, अंततः वह भी बुराई का भक्त बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने हृदय को उज्ज्वल और
निष्कलंक रखने के लिए स्वयं को बुरी संगति से दूर रखने का उपाय सुझाया है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति स्वयं को बुरी संगति की छूत से बचाए तथा अपने हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखे। क्वेश्चन नंबर 6, बुरी बातों का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरी बातों का व्यस्त हो जाने पर उनके प्रति उनकी घृणा कम हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति बुराई को ही पूर्ण रूप में अपना लेता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।